हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राजक्ता गीते। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 चैप्टर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। और इसके पहले की सारे चैप्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो आप ज़रूर से पढ़िए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7 चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और एब्सोलेंस। तो पहले हम उसका मतलब समझते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट, मतलब उसकी वैल्यू कम होना। तो अगेन पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाना, किसकी वजह से? ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और एब्सोल्यूशन। मतलब अब हमारे फिक्स असेट्स कौन से हैं? हमारे दो असेट्स है, एक करंट असेट्स, एक फिक्स असेट। जो असेट्स विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेड इनटू कैश नहीं होता है उसे बोलते हैं फिक्स असेट्स, और जो असेट कन्वर्टेड विद इन 1 ईयर इनटू कैश हो जाता है उसे बोलते हैं करंट असेट्स। तो हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? फिक्स असेट्स पे ही हम चार्ज करते हैं। तो फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो जाना, किसकी वजह से वो वैल्यू कम हो जाती है? यूज़, क्योंकि वो फिक्स असेट्स हम बार बार यूज़ करते हैं इसकी वजह से। या फिर पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम निकल जाता है, हम मशीनरी रख देते हैं लेकिन वो उसका टाइम निकल जाता है। अगर मतलब लास्ट ईयर हमने वो मशीनरी परचेज़ की है और इस साल तक हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, लेकिन वो पड़ी रही, पैसेज ऑफ टाइम निकल गया, उसकी वजह से भी उसका वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू में गिरावट आ सकती है। या फिर ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या? मतलब आउटडेटेड हो जाती है वो फिक्स असेट्स। या फिर कुछ टेक्नोलॉजी, वो आउटडेटेड किसकी वजह से हो जाती है? टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। या फिर मार्केट की वजह से, मतलब मार्केट में उसके बदले उसके कॉम्पिटिटिव अलग मशीनरी आ जाती है या फिर अलग फिक्स असेट आ जाती है। इसकी वजह से ये जो ओरिजिनल फिक्स असेट है उसकी प्राइस में गिरावट आ जाती है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आगे पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 6 ऑफ ICAI, जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब किए हैं और हमें उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब किए हुए हैं उसके हिसाब से ही हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ICAI ने क्या डेप्रिसिएशन का मीनिंग दिया है वो हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऑफ ICAI डिस्क्राइब द डिप्रिसिएशन एज a measure of wearing out, consumption or other loss of value of depreciable asset arising from use, inflation of time or obsolescence through technology or market change. Again, Accounting Standard 6 of ICAI described depreciation as a measure of wearing out, consumption or other loss of value of depreciable asset arising from use, inflation of time or obsolescence through technology and market change। मतलब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन मेजर कर सकते हैं, हम उसका मेजरमेंट इन वैल्यू कर सकते हैं। कैसे? वियरिंग आउट, मतलब वो वियरिंग आउट कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन हमने कितना किया उसके हिसाब से। या फिर और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स, मतलब अदर कौन सा लॉस हुआ है क्या उस डेप्रिसिएबल असेट का? अराइजिंग, वो लॉस किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से अराइज हुआ है? फ्रॉम यूज, हमने उसका उपयोग किया इसकी वजह से। या फिर इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम, हमने वो बहुत टाइम तक वो मशीनरी पड़ी रही इसकी वजह से। या और ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी की वजह से वो आउटडेटेड हो गई इसकी वजह से। या फिर मार्केट चेंज, मार्केट में कोई चेंज आ गया इसकी वजह से। ये इनकी सब की वजह से जो डेप्रिसिएबल असेट है उसमें जो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आ जाती है, डिक्लाइन हो जाती है उसकी वैल्यू, वो हम मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन की ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर।
उस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हम एक फिक्स एसेट्स यूज़ करते हैं, उससे हमको बेनिफिट होता है, तो वो कितना यूज़ हुआ, उसकी वो यूज़ करने की वजह से फिक्स एसेट्स में कुछ लॉस हो जाता है, फिक्स एसेट्स का कुछ लॉस हो जाता है, तो उसका एक कॉस्ट निकालते हैं, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और वो कॉस्ट हम हमारे P&L अकाउंट में अगेंस्ट रेवेन्यू दिखाते हैं, एज अ एक्सपेंसेस, एज अ कॉस्ट हम उसे दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का। तो डेप्रिसिएबल असेट्स कौन से हैं, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो कौन से असेट्स पे चार्ज करते हैं वो हम देखते हैं। जो फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो फिक्स असेट्स कौन से हैं, उसके एग्जांपल्स मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, ट्रक, वैन्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे हो जाते हैं जो हम बिजनेस के लिए फिक्स असेट्स यूज़ करते हैं, वो सब हमारे डेप्रिसिएबल असेट्स बन जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, वो भी हमारा फिक्स असेट्स है। मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वैन्स है, ट्रक्स है, मतलब जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं वो भी हमारे फिक्स असेट्स है, उस पर भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। तो फीचर्स क्या है डेप्रिसिएशन के, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डिक्लाइन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी जो बुक वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स है वो डिक्लाइन हो जाती है, वो कम हो जाती है। ऑब्वियस है, अगर 1 लाख की हमने मशीनरी परचेज़ की इस साल और ईयर एंड में हमने उस पर 20% मतलब 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो मशीनरी की वैल्यू ईयर एंड में कितनी होती है, 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 20,000, तो बुक वैल्यू उस ईयर की कंपनी की इंटरप्राइजेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो फिक्स असेट्स की वैल्यू 80,000 हो जाएगी, जो कि 1 लाख की थी ओपनिंग में, या फिर ईयर के पहले जो 1 लाख की थी वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 80,000 की हो गई। क्योंकि हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर दिया, तो डिक्लाइन हो गई। तो डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स असेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। सेकेंड है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम, यूसेज और ऑब्सोलेंस। हमने डेफिनेशन में ही देखा, उसकी वैल्यू है कम हो जाती है। क्योंकि टाइम निकल जाता है, या फिर हम उसको यूज़ इतना करते हैं कि ऑब्वियस हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। या फिर ऑब्सोलेंसेस, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर कोई मार्केट चेंज की वजह से वो जो मशीनरी है या फिर जो फिक्स असेट्स है वो आउटडेटेड हो जाती है, इसके लिए वैल्यू ऑफ लॉस हो जाता है। थर्ड है, डेप्रिसिएशन इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब हम इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अगले साल भी करना पड़ेगा, उसके अगले साल भी करना पड़ेगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक फिक्स असेट है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम उसको जब तक बेच नहीं देते, जब तक वो हमारी कंपनी से निकल नहीं जाती, तब तक हमें उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फोर्थ है, एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट, जैसे कि इनकम टैक्स का रूल है, आपको टैक्सेबल प्रॉफिट हम जब निकालते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं, उससे पहले हमें ये जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन को एक्सपायर्ड कॉस्ट बोला जाता है, तो वो जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है वो हमें चार्ज करना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट है नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, लेकिन उसकी वजह से कोई पैसा नहीं जाता, सिर्फ जो फिक्स असेट की डेप्रिसिएबल असेट है या फिर फिक्स असेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वजह से हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता। नो कैश आउटफ्लो, डेप्रिसिएशन की वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसीलिए डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेफिनेशन, और ये फीचर्स आप राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लेशन। डिप्लेशन, अभी हमने देखा डेप्रिसिएशन मतलब क्या, अब देखते हैं डिप्लेशन।
डिप्लेशन मतलब डेप्रिसिएशन ही है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड डेप्लेशन मतलब लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ते हैं। डिप्लेशन टर्म इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ extraction of natural resources like mines, quarries, etc. that reduces the availability of the quantity of material or asset. Depletion फिर से पढ़ते हैं। Depletion term is used in the context of extraction of natural resources like mines, quarries, etc. that reduces the availability of quantity of the material or asset. यहाँ पे डिप्लेशन मतलब यहाँ पे भी रिडक्शन तो है, जैसे कि डेप्रिसिएशन में भी रिडक्शन था, डिक्लाइनिंग था, यहाँ पे भी है, लेकिन डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं? फिक्स असेट्स पे। वेयर एज डिप्लेशन हम कहाँ पे चार्ज करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स पे जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो रिडक्शन होता है, उसे बोलते हैं डिप्लेशन। और जो फिक्स असेट पे या फिर डेप्रिसिएबल असेट्स पे जो चार्ज होता है, जो डिक्लाइन होता है, उसे बोलते हैं, जो रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एनर्जी होती है, या फिर माइंस होते हैं, कोल माइंस होती है, फिर हमारी पेट्रोल की जो माइंस होती है वो सब होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। उनको भी एक्सट्रैक्शन होता है, उनको भी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मटेरियल और असेट, उनकी जो असेट्स होती है, क्वेरीज, माइंस, जो हम जो हमारे कंपनी के लिए या फिर हमारे बिजनेस के लिए जो यूज़ करते हैं उसे बिल्डिंग बोलते हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो यूज़ होता है उसे बोलते हैं माइंस। तो वो जो नेचुरल इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए जो माइंस होते हैं वो भी उनके असेट ही है, या फिर उनका जो मटेरियल होता है उसका सब में रिडक्शन आ जाता है, उसे बोलते हैं डिप्लेशन। तो डिप्लेशन के एग्जाम्पल क्या है? कोल माइन, एनर्जी प्लांट, क्वेरीज, माइंस, ये सब डिप्लेशन का है। मतलब इकोनॉमिक या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में जो रिडक्शन आता है उसे डिप्लेशन बोलते हैं, और जो फिक्स असेट में डिक्लाइन इन वैल्यू होता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन। डिप्लेशन कंसर्न विथ एग्जॉशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। डिप्लेशन concerned with exhaustion of economic resources, whereas depreciation relate to uses of fixed assets. मतलब डिप्लेशन है वो कंसर्न करता है किसको? इकोनॉमिक रिसोर्स में, इकोनॉमिक रिसोर्स के जो रिलेटेड है उसके रिलेटेड को कंसर्न करते हैं डिप्लेशन। वेयर एज डेप्रिसिएशन किसको होता है? यूजेज ऑफ फिक्स असेट, जो फिक्स असेट का यूज होता है उससे रिलेट करता है डेप्रिसिएशन। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है डेप्रिसिएशन में और डिप्लेशन में। हालांकि उनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम एंड इक्वल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम एंड इक्वल है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का और फिक्स असेट्स का। देन नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन मतलब क्या? अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ intangible assets like patent, copyrights, trademarks, goodwill, etc. which have entitlements to use for a specified period. फिर से amortization refers to writing off the cost of intangible asset like patents, copyrights, trademark, goodwill, etc. which have entitlements to use for a specified period. यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स मतलब क्या? जो असेट्स को हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो बिजनेस के लिए बिजनेस की असेट्स ही होती है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, हमारा गुडविल हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे इंटेंजिबल असेट्स के एग्जाम्पल है। तो ये जो इंटेंजिबल असेट्स है वो भी राइट ऑफ हो जाती है क्या? उनकी भी वैल्यू रिटर्न ऑफ हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है। अगर उस टाइटल मतलब उस जो इंटेंजिबल असेट का इंटाइटलमेंट टाइटल आपके पास है तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न ऑफ करनी पड़ती है, डिडक्ट करनी पड़ती है। तो अमोर्टाइजेशन का हम एग्जांपल देखते हैं। पेटेंट ₹10 लाख फॉर 10 ईयर्स। पेटेंट है हमारे पास, पेटेंट का एंटाइटलमेंट है
टाइटल है हमारे पास 10 लाख रुपीज़ का, टू यूज़ फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, हम उसको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड हमारा कितना है 10 ईयर्स का, 10 साल के लिए हम वो पेटेंट यूज़ कर सकते हैं 10 लाख का। तो ये जो 10 लाख का पेटेंट है वो हमें हर साल रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया है इसकी वजह से हमें वो इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ करने पड़ते हैं हर साल फॉर दिस स्पेसिफाइड पीरियड फॉर द यूजिंग ऑफ दैट असेट। इसकी वजह से हमें वो राइट ऑफ करना पड़ता है, उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है, जो डेप्रिसिएबल फिक्स असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिप्लेशन किस पे चार्ज होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि माइन, कोल माइन, क्वेरीज, इस पे डिप्लेशन चार्ज होता है। अमोर्टाइजेशन किस पे चार्ज होता है, अमोर्टाइजेशन रिटर्न ऑफ होता है हमारे इंटेंजिबल असेट्स में। इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, हमारे फ्रेंचाइजीज हो सकते हैं या फिर कॉपीराइट हो सकता है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं, उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उसकी भी वैल्यू हर साल डिडक्ट होती है, हर साल उसकी वैल्यू भी कम ही हो जाती है ड्यू टू यूज़ ऑफ दैट असेट्स। ये हो गए 3 कॉन्सेप्ट्स, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, और उनका स्पेसिफिक जो डिफरेंस है वो उसके साथ ही साथ आपको उसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स के थ्रू ही आप उसे डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, उसके रीज़न क्या है। वियर एंड टियर ड्यू टू यूज़ और पासेज ऑफ टाइम, मतलब कम उसकी वैल्यू है वो कम हो जाना, फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाना ड्यू टू यूज़ करने की वजह से हम उसका उपयोग करते हैं इसकी वजह से, या फिर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या फिर टाइम निकल गया इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाना। ये भी एक डेप्रिसिएशन का कॉज है, डेप्रिसिएशन का रीज़न है। या फिर रिग्रेस नेचर लाइक वेदर और रेन्स, मतलब कुछ वेदर की वजह से भी मशीनरी ख़राब हो जाती है और उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, उसकी उपयोगिता है वो भी कम हो जाती है, इसकी वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, हमारे कुछ असेट्स की लीगल राइट्स ख़त्म हो जाती है, मतलब कुछ राइट्स को कम किया जाता है, उसे बोलते हैं और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। जैसे कि हमने देखा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से हमें अमोर्टाइज करना पड़ता है इंटेंजिबल असेट्स, हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, जैसे कि कॉपीराइट्स है, पेटेंट है, ये जो इंटेंजिबल असेट्स है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिटर्न ऑफ करना पड़ता है हर साल। तो वो जो उसके लिए एंटाइटलमेंट चाहिए, उसके लिए लीगल राइट्स चाहिए, जो वो लीगल राइट्स का एक्सपायरेशन हो जाए तो एक्सपायर हो जाए, इसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है और हमें वो राइट ऑफ करनी पड़ती है इंटेंजिबल असेट्स। थर्ड है ऑब्सोल्यूशन मतलब आउट ऑफ डेट, वो जो मशीनरी है, वो जो फिक्स असेट है वो आउट ऑफ डेट हो जाती है किसी वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया हो, या फिर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड हो, या फिर चेंज इन मार्केट डिमांड, उसकी वजह से भी ऑब्सोल्यूशन हो सकता है। ऐसे टेक्नोलॉजी में बदल हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाते हैं, इसकी वजह से मार्केट डिमांड भी चेंज हो जाती है और उसकी वजह से भी वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो फिक्स असेट है वो आउट ऑफ डेट हो जाती है, वो ऑब्सोल्यूशन हो जाती है, इसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ये एक वन ऑफ द कॉज है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। नेक्स्ट है एबनॉर्मल फैक्टर्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एबनॉर्मल फैक्टर्स जिम्मेदार है क्या, तो है, वो कौन से है। एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, फ्लड और डिक्लाइन इन यूजफुलनेस, हमारे कंपनी में या फिर हमारे बिजनेस में आग लग गई, फायर हो गया या फिर फ्लड आ गया, उसकी वजह से हमारी मशीनरी या फिर हमारे कुछ फिक्स असेट है वो ख़राब हो गए, उसकी जो यूजफुलनेस थी, उसकी जो उपयोगिता थी वो कम हो गई, उसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ये हो गए एबनॉर्मल फैक्टर्स। ये सब क्लॉजेस, ये सब कॉजेस है
जो हमें डेप्रिसिएशन क्यों करना पड़ता है, इसकी ये कॉजेस है। नेक्स्ट है नीड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों उसकी नीड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसकी वजह से डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस का कोई पैसा नहीं जाता। नो कैश आउटफ्लो फॉर द चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है तो फिर नीड क्यों है, तो फिर क्यों ज़रूरत है डेप्रिसिएशन की। पहले है मैचिंग कंसेप्ट। हमने देख लिया है कि मैचिंग कंसेप्ट में हमें कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू रखना होता है। मतलब मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, अर्निंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट वियर एंड टीयर। हम मशीनरी हम जो उसका यूज कर लेते हैं तो उससे हमें कुछ फायदा होता है, कुछ रेवेन्यू हमें मिल जाता है, कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट हम कुछ कॉस्ट भी रखते हैं ना, जैसे कि मशीनरी यूज करते वक्त हमने इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कुछ या फिर लेबरिंग हो, ऐसे कुछ कॉस्ट रख दिए हैं। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी का भी कुछ कॉस्ट लगता है, तो डेप्रिसिएशन एक मशीनरी का कॉस्ट है, मशीनरी का एक्सपेंसेस है, वो भी हमें उस रेवेन्यू के अगेंस्ट रखना है। तभी सब ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, जो ये मैचिंग अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे फॉलो की जाती है। इसीलिए मैचिंग कंसेप्ट के लिए रेवेन्यू के अगेंस्ट कॉस्ट रखना जरूरी है। इसीलिए जो हमें मशीनरी के या फिर फिक्स एसेट के अगेंस्ट के रेवेन्यू के लिए हमें उसकी कॉस्ट एज ए डेप्रिसिएशन रख देनी चाहिए, हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम पहले टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारा कितना प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले गवर्नमेंट का रूल है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हम एक्चुअल टैक्स भी रियल टैक्स भी कैलकुलेट हम कर नहीं सकते। ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, इसीलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए नीड ऑफ डेप्रिसिएशन की। थर्ड है ट्रू एंड फेयर पोजीशन। अगर हम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखा सकते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस से जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। तो वो कब करेक्ट होंगे, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे तब। इसीलिए ये नीड ऑफ डेप्रिसिएशन है। फोर्थ है कंप्लायंस विथ लॉ ने बोला है, इसीलिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द कंपनी एक्ट आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही है और डेप्रिसिएशन रखना ही है। अगर आप फिक्स एसेट्स यूज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए तो एज पर द लॉ, एज पर द लेजिस्लेशन आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन की नीड है, ज़रूरत है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं? पहला है कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इज द टोटल ऑफ कॉस्ट स्पेंट इन कनेक्शन विथ इट्स एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन and commissioning as well as for addition or improvement of the depreciable asset. Again, cost of fixed asset is the total cost spent in connection with its acquisition, installation and commissioning as well as for addition or improvement of the depreciable asset. Cost of assets में जो cost हम स्पेंड करते हैं मशीनरी खरीदने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए,
उसका एक्विजिशन मतलब खरीदी करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मतलब वो हम सेट करने के लिए बिजनेस के लिए, कमीशनिंग मतलब वो जब हम कुछ कमीशन देते हैं मतलब ट्रांसपोर्ट, उस दुकान में से हमारे बिजनेस तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कमीशनिंग में आता है। एज वेल एज एडिशन मतलब उस मशीन के लिए हम कुछ फर्नीचर भी रखते हैं, पहले टेबल रखते हैं उस पर वो मशीनरी रखते हैं, तो वो एडिशन हो गया टेबल उसका। तो एडिशन और इम्प्रूवमेंट या फिर उस मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए, चलाने के लिए कुछ हम यूज करते हैं, कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं, वो सब इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ असेट में। तो कॉस्ट ऑफ असेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहले तो उसकी प्राइस, जो एक्विजिशन प्राइस है वो, उसकी इंस्टॉलेशन प्राइस, उसके कमीशनिंग, कुछ एडिशन टू दैट, और इम्प्रूवमेंट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, ये सब इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स में। तो पहले इसका हम एग्जांपल देखते हैं। हमने मशीनरी परचेज की, एक्वायर्ड की 50,000 की, वो हम बिजनेस के लिए लाने के लिए हमने खर्चा किया ट्रांसपोर्ट का, वो 5,000 का। तो और फिर वो मशीनरी सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमने 5,000 रुपीज़ दिए, 5,000 कॉस्ट इनकर्ड की। तो अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी हो गई? परचेज प्राइस, एक्विजिशन प्राइस हो गई 50,000, फिर उसका ट्रांसपोर्ट का 5,000, फिर उसका इंस्टॉलेशन का 5,000, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गई 60,000। ऐसे कॉस्ट ऑफ असेट निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ असेट ये सब टोटल करके निकालते हैं, और ये कॉस्ट ऑफ असेट अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कॉन्सेप्ट भी और एग्जाम्पल भी ध्यान से लिखिए और इसको समझिए। नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में, वो है एस्टिमेटेड नेट रिड्यूसिबल वैल्यू। एस्टिमेटेड नेट रिड्यूसिबल वैल्यू मतलब क्या? तो उसका पहला समझते हैं। हमने अभी 60,000 की ये मशीनरी खरीदी की, वो मशीनरी सपोज हम 10 साल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। 10 साल के बाद उसकी डेप्रिसिएट करके उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर वो मशीनरी हम फेंक देंगे क्या? नहीं, वो हम स्क्रैप में बेचेंगे, वो मशीनरी हम स्क्रैप में बेचेंगे या फिर रीसेल कर देंगे। तो रीसेल करने के बाद उसकी कुछ वैल्यू आएगी, स्क्रैप करने के बाद उसकी कुछ तो वैल्यू आएगी हमारे पास। तो वो जो वैल्यू है उसे बोलते हैं रिड्यूसिबल वैल्यू, उसे बोलते हैं रिड्यूसिबल वैल्यू। जो उस मशीनरी की लाइफ खत्म होने के बाद जो हम उसे रीसेल करते हैं या फिर स्क्रैप करते हैं, जो उससे भी हमारे कुछ पैसे आ जाते हैं, उससे भी हमें कुछ अर्निंग हो जाती है, उसे बोलते हैं रिड्यूसिबल वैल्यू। तो रिड्यूसिबल वैल्यू नोन एज स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। नेट रिड्यूसिबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द असेट। नेट रिड्यूसिबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ असेट। मतलब रिड्यूसिबल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, ये तो समझ में आ गया। लेकिन नेट रिड्यूसिबल वैल्यू मतलब क्या? मतलब हम जब वो बेचते हैं, वो जो हमारी जो एक्सपायर्ड मशीनरी होती है या एक्सपायर्ड फिक्स एसेट्स होती है, जो हम स्क्रैप में बेचते हैं या फिर रीसेल करते हैं, तो स्क्रैप में बेचते वक्त या फिर रीसेल वक्त भी हम कुछ खर्चा करते हैं। तो वो खर्चा, वो एक्सपेंसेस डिडक्ट करके जो पैसा आता है उसे बोलते हैं नेट रिड्यूसिबल वैल्यू। तो हम एग्जांपल देखते हैं। मशीनरी ऑफ ₹50,000 आफ्टर फॉर 10 years, सैल्वेज वैल्यू 6,000 एंड फॉर रीसेल एक्सपेंसेस 1,000। यहाँ पे मशीनरी थी हमारी 50,000 की, 50,000 की मशीनरी थी 10 साल के लिए, 10 साल उसको हो गए। अब हम क्या करें? अब हम उसको स्क्रैप में बेच सकते हैं या फिर रीसेल कर सकते हैं कम अमाउंट में। तो 10 साल के बाद हम क्या करेंगे? 10 साल के बाद भी हमने सोचा कि उसको वैल्यू आएगी, उसकी सैल्वेज वैल्यू आएगी 6,000 रुपीज़ आएंगे। मतलब 50,000 की मशीनरी के भी आफ्टर 10 years हमें 6,000 रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये अगर हम बिजनेस में रखेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए हम उसे बेचना चाहिए। तो वो बेचने के लिए, स्क्रैप में देने के लिए या फिर बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए हमने 1,000 रुपये का खर्चा किया। फॉर रीसेल एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का खर्चा किया। तो नेट रिड्यूसिबल वैल्यू आ गई हमारी 5,000।
मतलब जो हमने 6000 की वैल्यू थी उसकी स्क्रैप वैल्यू, जो रिड्यूसियल वैल्यू थी, जो सैल्वेज वैल्यू थी, उससे हमने जो रीसेल एक्सपेंसेस किया वो हमने लेस कर दिए, इसकी लेस कर दिए, फिर हमें मिले नेट रिड्यूसियल वैल्यू 5000। तो हमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन करना कैलकुलेट करना है उसकी वक्त हमें जो अफेक्ट करता है, जो फैक्टर लगता है वो है एस्टिमेटेड नेट रिड्यूसियल वैल्यू। तो ये हो गई नेट रिड्यूसियल वैल्यू। अगर हमें रीसेल एक्सपेंसेस दे दिए हैं तो वो लेस करना पड़ेगा हमें सैल्वेज वैल्यू से, तभी हमें नेट रिड्यूसियल वैल्यू मिलेगी। ये हम जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और ये आपको अफेक्ट करता है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है आपके अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में, इसीलिए ये आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन हम किस पे निकालते हैं? डेप्रिसिएबल कॉस्ट पे। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है? डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन असेट इक्वल्स टू कॉस्ट लेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन असेट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट लेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी हमने देखा नेट रिड्यूसियल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या। तो जो हमने परचेस की है, जो मशीनरी, जो फिक्स असेट्स हमने परचेस की है, वो यूज़ करने के वक्त, वो फिक्स पीरियड के बाद उसकी जब हम उसको स्क्रैप में बेचेंगे या फिर उसको रीसेल करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट सैल्वेज वैल्यू, रिड्यूसियल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। तो हमने मशीनरी परचेस की 50,000 की और उसकी नेट रिड्यूसियल वैल्यू है 5,000। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू है कॉस्ट लेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट लेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हमारी डेप्रिसिएबल कॉस्ट है 45,000। 50,000 लेस सैल्वेज वैल्यू 5,000 इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल कॉस्ट 45,000। तो हमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो 45,000 में चार्ज करना है। तो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हमने अब तक देखा कि फिक्स असेट के लिए यूजफुल लाइफ कितनी होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम देखते हैं। फिजिकल लाइफ अलग है और यूजफुल लाइफ अलग है। एक मशीनरी की फिजिकल लाइफ 10 इयर्स की है, मतलब वो दुकानदार बेचते वक्त हमने बोल दिया कि ये कितने भी साल चलेगी, लेकिन वो कितने साल चलेगी वो उसकी फिजिकल लाइफ है। लेकिन यूजफुल लाइफ वो हमारे लिए यूजफुल कितने साल रहेगी उसे बोलते हैं यूजफुल लाइफ। तो फिजिकल लाइफ यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, हमें यहाँ पे फिक्स असेट की यूजफुल लाइफ कंसिडर करनी है। तो यूजफुल लाइफ कैसे है? यूजफुल लाइफ इज द इकोनॉमिक और कमर्शियल लाइफ ऑफ एन असेट। जो इकोनॉमिक है मतलब उस मशीनरी से हमें कुछ बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, कमर्शियल कुछ बेनिफिट होना चाहिए हमारे बिजनेस के लिए, वो ही हमारे लिए उस फिक्स असेट की यूजफुल लाइफ है। मतलब जितने साल उससे हमारी कमाई हो रही है, इकोनॉमिक कमर्शियल बेनिफिट हो रहा है उस फिक्स असेट से, वही उतनी साल ही हमें उसकी यूजफुल लाइफ है, उतनी साल ही वो फिक्स असेट हमारे लिए उसकी यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ किस पे डिपेंड करती है? यूजफुल लाइफ डिपेंड्स अपॉन वो मतलब हम यूजफुल लाइफ कैसे कंसिडर करेंगे, ये मशीनरी की या फिर ये फिक्स असेट की यूजफुल लाइफ है, कुछ किस पे वो डिपेंड करती है। एक है प्री डिटरमाइंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे भी हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब मशीनरी जैसे हम खरीद सकते हैं वैसे एक लीज होल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हम लीज पे भी ले सकते हैं उसको, लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 साल 15 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो और जितने साल के लिए हमने वो मशीनरी लीज पे ली है, लीज होल्ड की है, उसकी उतनी ही उसकी यूजफुल लाइफ होती है। तो जो यूजफुल लाइफ है वो प्री डिटरमाइंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शिफ्ट फॉर विच असेट टू बी यूज्ड। नंबर ऑफ शिफ्ट फॉर विच असेट इज टू बी यूज। एक असेट कितनी बार हम यूज करते हैं? एक शिफ्ट के लिए, बिजनेस के 2 शिफ्ट के लिए, हर रोज़ या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर 6 मंथली 3 मंथली, हम कितनी बार यूज़ करते हैं, उससे भी यूजफुल लाइफ उसकी हम
कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ शिफ्ट भी डिटरमाइन करता है यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। थर्ड है रिपेयर और मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। रिपेयर और मेंटेनेंस, उस फिक्स असेट की रिपेयर और मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है बिजनेस की। अगर वो बिजनेस, अगर वो एंटरप्राइज रिपेयर हमारी फिक्स असेट की हर थोड़े दिन के बाद रिपेयर और मेंटेनेंस रखता है, अच्छी तरह से रखता है, तो ऑब्वियस है कि उस फिक्स असेट की यूजफुल लाइफ और बढ़ेगी। अगर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है कुछ मशीनरी के लिए, कुछ फिक्स असेट के लिए, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो वो यूजफुल लाइफ है वो हमारे रिपेयर्स और मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ द बिजनेस उस पर भी डिपेंड है। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना। एक मशीनरी हमने लास्ट ईयर ही खरीदी की, परचेस की, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग है और अब जो चल रही है, एक साल में जो चल रही है, वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गई है। तो उस मशीनरी का अभी हमें कुछ यूज़ है क्या? नहीं है, बहुत, या फिर है तो बहुत कम है। तो फिर वो जो उसकी फिजिकल लाइफ भले ही 10 साल की हो, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से उसकी यूजफुल लाइफ, फिजिकल नहीं यूजफुल लाइफ कम हो गई है। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस भी डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए। फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में इम्प्रूवमेंट हो गई तो फिर फिक्स असेट की यूजफुल लाइफ है वो भी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है लीगल एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस। मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट में, जैसे कि इंटेंजिबल असेट्स के लिए 10 इयर्स तक आप रिटर्न राइट ऑफ कर सकते हो वो इंटेंजिबल असेट्स। तो वो 10 इयर्स ही उसकी इंटेंजिबल असेट्स की यूजफुल लाइफ हो गई। तो कुछ लीगल और गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी डिटरमाइन करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स असेट्स। तो ये है फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ असेट्स। नेक्स्ट फैक्टर है एस्टिमेटेड नेट रिड्यूसिबल वैल्यू। थर्ड वन है डेप्रिसिएबल कॉस्ट एंड फोर्थ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं किसके लिए? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए। जब हम डेप्रिसिएशन के एग्जांपल्स देखेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जब हम देखेंगे तो ये जो फैक्टर्स है 4 वो हमें बहुत उपयुक्त होंगे। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए।